Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 3 of our social sector in which we are discussing health and education. And in the last lecture, I have completed the health part, that is education part. Okay, and today I'm going to start with the health part. This will take around 20 to 30 minutes to complete all of the things. So हम इसी लेक्चर में अपना कंप्लीट वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक सीरीज़ को. ठीक है, चलिए चालू करते हैं. तो सबसे पहला जो पार्ट आपको जानना है हेल्थ के बारे में कि भाई हेल्थ का मतलब क्या होता है. ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या होता है. अब WHO ने हेल्थ को अपने कुछ टर्म्स पर डिफाइन किया है जिसमें बोलता है कि हेल्थ का मतलब इज़ नॉट जस्ट डिजीज़ फ्री. मतलब आपको सिर्फ और डिजीज़ फ्री नहीं होना है. ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली मतलब बने रहें. मतलब in simple terms you should be physically strong, mentally strong and socially well, and you should not have any disease. ठीक है, should not have any disease. लोग यूजुअली हेल्थ को क्या समझते हैं कि भैया आपके अंदर अगर कोई भी डिजीज़ नहीं है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, तो आप हेल्दी हैं. लेकिन डब्ल्यू ऐसा नहीं बोल रहा है. आपको सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं रहना है. आपको WTO बोल रहा है कि आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना है, सोशली भी स्ट्रांग रहना है. ठीक है, समझ में आ रहा कि आपको सोशली लोगों से घुलना मिलना है जिससे कि आपके दिमाग से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हो और आपकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो. मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप एकदम से झटके में ना जाए. ठीक है, इसे WHO ने हेल्थ की तरह डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो आई थिंक आपको हेल्थ का समझ में आ गया. अगर आपको हेल्थ का इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो यू विल नॉट राइट जस्ट सिंपली एब्सेंस ऑफ डिजीज. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मस्त बॉडी वॉडी बनी हुई, तो इट डजंट मीन कि मैं हेल्दी हूँ. मुझे मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी और सोशली भी, तब मुझे हेल्दी कहा जाएगा. ठीक है, तब मुझे हेल्दी कहा जाएगा. फाइन. और अगर आप पिछले कई सालों में देखें तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जैसे फॉर एग्जाम्पल जब 1947 में हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम पे हमारे पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट वाज जस्ट जस्ट 27 to 30 ईयर्स. लेकिन आज हमारे पास 67 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 2022 तक 70 सालों तक किया जाए. ठीक है, इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, गुड डेथ रेट, ये सभी बहुत हाई थे, इसके अभी डेटा डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं. हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WHO ने हमें स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट डिक्लेयर कर दिया है, पोलियो इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया है, गेना बॉम इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया है. ठीक है, लेप्रोसी हमारे यहाँ पर लगभग एलिमिनेट हो चुकी है. सिर्फ मुश्किल से कुछ 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट पे लिमिटेड है. ठीक है, उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पे लिमिटेड नहीं है. तो अल्टीमेटली हमने बहुत कुछ हेल्थ में पिछले सालों में अचीव किया है और अब गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में. और उसी के डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने रिसेंट में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था आयुष्मान भारत. ठीक है, जिसका नाम था आयुष्मान भारत. ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन होल ऑफ आर हेल्थ पार्ट. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो एक्सपेंडिचर हेल्थ में बहुत ही कम करती है. ठीक है, बहुत ही कम करती है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखोगे गवर्नमेंट सिर्फ 1.6% बस एक्सपेंडिचर करती है, 1.6% ऑफ GDP इन हेल्थ पार्ट. लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज़ को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू द नेम ऑफ द कंट्रीज. हाँ, ब्राज़ील देखो अपनी GDP का 3.8% स्पेंड करता है, चाइना 3.1% स्पेंड करता है, रशिया 3.7% करता है, साउथ अफ्रीका 4.2% स्पेंड करता है, और हम देखो सिर्फ और सिर्फ 1.4%. आप जो इस कंडीशन में किस तरीके से भैया हमारे यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर वो घटेगा. अब सिंपल सी बात है, जब अपना कम एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सिंपल सी बात है कितना कम एक्सपेंडिचर हुआ है तो आपके यहाँ पर वो एजुकेशन मतलब जो हॉस्पिटल हैं वो बहुत ही कम होंगे. तो इन शॉर्ट प्राइवेट जो पार्टी है उनका फ़ायदा उठाएंगे, अपने खुद के मतलब इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं, मतलब आप कह सकते हैं हॉस्पिटल खोलने की कोशिश करेंगे. तो यही एक रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पास कह सकते हैं 15-16 में यही आउट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर 58.7% था, ये बढ़ के 60.6% पे आ गया है. ठीक है, और अगर आप देखोगे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता. देखो मैं आपको बता दूं, जो US है, US में भी आपको बता दूं कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही एक्सपेंसिव है वहाँ की हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत एक्सपेंसिव है. लेकिन वहाँ पर लोगों के पास क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे कि उनकी लगभग जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फ्री में फुलफिल हो जाती है. अगर मैं आपको बताऊँ कि भाई आप मंथली 1,500 से 2,000 रुपये 3,000 रुपये दो, ठीक है, अच्छी बात है, और अगर आपको कोई भी डिजीज़ हो जाएगा तो आपको तुरंत जो भी केयर मिलेगी किसी भी हॉस्पिटल से फ्री में मिलेगी. लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं वो लोग भी फ्रॉडनेस में जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, अभी उसकी एक स्कूटी बिड़ गई थी. ठीक है, तो उससे भी काफ़ी लॉस हुआ था लेकिन वो काफ़ी हद तक बच गया था. उसमें तो अपनी स्कूटी सुधरवाई तो उसको लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का खर्चा बैठा, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1,500 से 2,000 रुपये दिए. अब पता नहीं किस बात के पैसे काट लिए.
ठीक है। अब जो भी उन्होंने कोई अपने क्लॉज लगाए होंगे, लेकिन ये तो चीटिंग है ना एक तरीके से। भैया बंदा आपको लगातार 2,000 रुपये दे रहा है, फिर आप बाद में कौन कौन से क्लॉज निकाल देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है बिल्कुल ना के बराबर है। आप देखो 19% अर्बन पॉपुलेशन के पास है और 14% रूरल पॉपुलेशन के पास है, ठीक है। जो आजकल ये भी रीज़न इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट ने खुद से अपनी तरफ से इंश्योरेंस में पॉजिटिव स्टेप लिए, ठीक है। सो हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या क्या प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट बहुत ही कम स्पेंड करती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रिक्स कंट्री, ठीक है। जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखता है कि भैया हॉस्पिटल्स नहीं होते, प्राइवेट पार्टीज आती है अपने हॉस्पिटल्स बनाती है, और जिससे लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मतलब आप अपनी जेब से हेल्थ में पैसे खर्च कर रहे हो, इसी में वो काम गवर्नमेंट करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे पास लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं लेते, क्यों? बिकॉज हमारी कंपनी फ्रॉडनेस करती है, चीटिंग करती है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो मात्रा नहीं बढ़ रही है, हेल्थ इंश्योरेंस की मात्रा है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लिया कि भैया हमारे सामने एजुकेशन का मतलब हेल्थ का मतलब क्या होता है WHO के हिसाब से। फिर हमने ये जाना कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टाइम, ठीक है, इस तरीके से प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू निकल के आता है हेल्थ में, कि हमारे पास इतने लोग मरते हैं, वो हेल्थ एक्सपेंडिचर, कि लोग पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, लोग पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने इशू डिस्कस किए, लेकिन जो दो और इश्यूज हमारे यहाँ पर हेल्थ को डोमिनेट करते हैं, वो एक आती है चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, और दूसरी आती है मैटरनल हेल्थ। क्यों? बिकॉज आप सब जानते हैं कि आज जो चाइल्ड है कल वो जाके मैन बनेगा। अगर वो बंदा ही अंडर पैदा हुआ है, मतलब उसके अंदर कुछ एजुकेशन नहीं है, अच्छी उसके अंदर हेल्थ हेल्थ नहीं है, तो अल्टीमेटली वो उतना फ्यूचर में जाके काम नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग उतना काम नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली इसलिए हमारे यहाँ पर जो चाइल्ड हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो चाइल्ड हेल्थ है वो मदर की हेल्थ पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मदर स्ट्रांग नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो जो चाइल्ड है वो भी स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। अगर मदर ही अनेमिक है, अननरिश्ड है, तो उसका जो बेटा होगा वो भी वैसे ही होगा, ठीक है, उसमें भी कोई खास पॉजिटिव नहीं आएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको दो इश्यूज़ पे और काम करना है। एक तो आपने आपने हेल्थ एक्सपेंडिचर देख लिया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दो इश्यूज और आते हैं, सबसे पहले आता है चाइल्ड हेल्थ का इशू और दूसरा आता है मैटरनल हेल्थ का इशू। तो लेट अस डिस्कस द चाइल्ड हेल्थ इशूज, ठीक है। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया चाइल्ड हेल्थ में, ठीक है। और आप देखोगे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो 11.6 ईयर्स हो गई है बढ़ के, ठीक है। और जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चा पैदा होता है वो अगर 5 साल के अंदर मर जाता है कि नहीं मर जाता, ठीक है, तो ये हमारे डिक्रीज हुआ है। जैसे मतलब अगर आप देखो 1990 में जो भी 5 साल के अंदर बच्चे मर जाया करते थे उनकी संख्या थी 126, ठीक है, 1000 में से। और 2019 में ये घट के 34 हो गई। तो हमने पिछले 20 सालों में 30 सालों में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। पहले 1000 में से 126 मर रहे थे बच्चे, अब 2019 तक 1000 में से 34 मर रहे हैं। बट फिर भी अभी कभी बड़ी आंकड़ा है, इसको हमें ला के लगभग 19-18 के आसपास करना होगा, ठीक है, तब विल बी मोर फ्रूटफुल। इसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है भैया जो भी बच्चा पैदा हुआ वो तुरंत मर गया। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो बंदा है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो 5 साल के अंदर अगर मर जाए तो उसको कहा जाएगा अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट। आप समझ लेते हैं, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी मतलब मरना, ठीक है, डेथ। और सेम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मतलब बिल्कुल नवजात शिशु, ठीक है, जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ बच्चा, ठीक है। तो शुरू शुरू में अगर आप देखोगे तो इसकी संख्या 1990 में 1000 में से 89 थी, मतलब हर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 89 बच्चे मर जाया करते थे, बिल्कुल पैदा होते ही मर जाते थे। लेकिन अब ये संख्या घट के 28 हो गई है। और वही जैसे आपने अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट में देखा, जो भी बच्चे 1000 बच्चे पैदा होते उसमें पहले 126 मरते थे, लेकिन अब सिर्फ 100 मतलब सिर्फ 34 मर रहे हैं। ये तो हमने प्रोग्रेस किया है। साथ ही साथ जो नियोनाटल मोर्टिलिटी रेट है, ठीक है, मतलब जैसे जो बच्चा पैदा हुआ 1 महीने के अंदर बच्चे मर जाते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 बच्चे पैदा हुए, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि भैया 1 महीने में कितने बच्चे मर जा रहे हैं। तो शुरू में इसका जो 1990 में आंकड़ा था वो 57 था, लेकिन 2019 में घट के कितना हो गया, 22 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने चाइल्ड हेल्थ में गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, ठीक है। लेकिन अभी भी चाइल्ड हेल्थ में दो इशूज़ रहते हैं। सबसे पहला इशू क्या है, स्टंटिंग का, और दूसरा है वेस्टिंग का, ठीक है, माल नरिशमेंट का, माइक्रो मतलब वो हिडन हिडन हंगर का। मतलब इन शॉर्ट बच्चे हमारे यहाँ सर्वाइव तो करने लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर पहले मतलब 1 महीने के अंदर 1000 में से 57 बच्चे मर जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 22 बच्चे मर रहे हैं। सेम न्यू आपने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पे देखा, आपने अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट पे देखा, आप देखो कि बच्चों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इन सब इंडिकेटर में बहुत ही अच्छा काम किया है, नो डाउट। जिस कंडीशन में हम थे उस यहाँ तक आए हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ, नो डाउट। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट 2-3 इशू में काम नहीं कर पाई है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ठीक है, 2015-16 का, वो ये बताता है कि 1/3 बच्चे
ठीक है, जो अंडर 5 रहते हैं वो स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 साल के हो गए हो, 5 साल के हिसाब से आपकी कुछ प्रॉपर हाइट होनी चाहिए बाकी बच्चों के बराबर, लेकिन आपकी उतनी हाइट नहीं बढ़ रही, इसको कहा जाता है स्टंटेड है बच्चा। इसके बाद वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है कि जितनी आपकी हाइट उसके हिसाब से आपका वेट नहीं है, उसको कहा जाता है वेस्टिंग, ठीक है। समझ में आया? दो चीज़ें आती हैं, एक आती है स्टंटिंग, दूसरी आती है वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब देखो, स्टंट मतलब आप समझो कुछ लॉन्ग, कुछ लंबा टाइप का, समझ लो लो हाइट फॉर एज, आपके पास वो नहीं है। वेस्टिंग का मतलब लो वेट फॉर हाइट, लो वेट फॉर हाइट। ये दो चीज़ आपको रट्टा पानी पड़ेगी, और इसको भूलना नहीं भाई, इसको रट के ही रखना है, ठीक है। और लगभग 50% चिल्ड्रन अनिमिक रहते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से बताता हूँ, जो हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये बताता है कि भैया हमारे यहाँ पर जो अंडर 5 चिल्ड्रन है, मतलब जो जिनकी एज 5 साल से कम है, उनमें लगभग 1/3 बच्चे स्टंटिंग का शिकार है, और उन्हीं में 1/5 ऑफ द बच्चे वेस्टिंग का शिकार है, और 50% बच्चे तो भैया एनीमिक है, मतलब वो सब की कमी है, खून उनकी कमी है, ठीक है, एनीमिक है। सो आप देखो इस चीज़ में गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। तो उसके ऊपर क्या क्या सजेशन है वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस कर ली चाइल्ड हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मैटरनल हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो कुछ डेटा डिस्कस करते हैं भाई गवर्नमेंट ने कितनी प्रोग्रेस की है। सबसे पहली बात तो भाई जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो बढ़ के, ठीक है, वो बढ़ के लगभग 96% पहुंच गई है अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज में बढ़ के 90% पहुंच गई है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि भाई जो बेबी की डिलीवरी हो रही है वो घर में नहीं हो रही है, वो हॉस्पिटल में हो रही है, प्रॉपर डॉक्टर के सामने हो रही है, प्रॉपर डॉक्टर कर रहा है, उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहा जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की, फॉर एग्जाम्पल सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व वंदना योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, मतलब जब बच्चा होने वाला रहता है उसके पहले के जो कुछ चेकअप्स होते हैं मदर के, उसके बाद जो बच्चा चेक हो जाता है उसके बाद जो कुछ चेकअप्स रहते हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी आई है। उसमें अगर आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में 97%, मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग 97% ऑफ जो वुमेन है वो प्री नेटल केयर लेती हैं, और 88% ऑफ द वुमेन पोस्ट नेटल केयर ले रही है। ये जो डेटा है ना, इसको रटना है, सिर्फ सुनना नहीं है। भले बोरिंग लग रहा है सुनने में, जानता हूँ मुझे बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने में, जितना आपको बोरिंग लग रहा है ना लेक्चर पढ़ाने में, मतलब सुनने में, उतने मुझे बोरिंग लग रहा है पढ़ाने में, बट फिर भी क्या करें यार, मजबूरी है, पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि भाई माँ जब बच्चे को जन्म दे रही है तो उसकी डेथ हो जाती है, इसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर आप देखोगे 2014 और 16 में, 2014-16 के बीच में इसका जो आंकड़ा था कितना था, 130, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, तो 14 से 15 होगा, और ये 2016 से 17 में अगर आप देखोगे तो ये घट के 122 हो गया। तो मतलब इन शॉर्ट हमारे यहाँ पहले जो माएँ होती थी बच्चे को जन्म देते समय उनकी डेथ 130 पे होती थी 2014-15 में, और 2016-17 में घट के कितनी हो गई है, 122 पे आ गई है, ठीक है। तो हमने इसमें भी अच्छी प्रोग्रेस की है। तो गवर्नमेंट अगर आप देखो हेल्थ के स्टेटस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारे तो कितनी बढ़ गई है, मतलब अर्बन एरिया में 96% हो गई है, रूरल एरिया में 90% की हो गई, मतलब बहुत बड़ी बात है। प्री नेटल केयर लगभग 97% वुमेन ले रही है, पोस्ट नेटल केयर लगभग 88% वुमेन ले रही है। और उनके लिए आपको बता दूं कि भाई जैसे जो आंगनबाड़ी की वर्कर्स होती हैं वो इवन जाती है घर टू घर, मतलब डोर टू डोर जाती है, और वहाँ पर उनको समझाती है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मतलब काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ मिल रही है वुमेन को प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर के मामले में। साथ ही साथ जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, वो भी कम हुआ है पिछले 3 से 4 सालों में, ओके। लेकिन लेकिन अगर आप देखोगे फिर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे हेल्थ सेक्टर में हैं। यही एक रीज़न है कि हमारे यहाँ पर कोरोना का जो स्प्रेड था बहुत ही फास्ट हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वैक्सीन भी धीरे धीरे लगना चालू हो गई है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट उसके निकल के आते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात तो मैंने ये समझा कि भैया हेल्थ होती क्या है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आई एक्सप्लेन यू कि भाई 3 इश्यूज मेजर हैं हमारे हेल्थ एजुकेशन में। एक आती है मैटरनल हेल्थ की, दूसरी आती है चाइल्ड हेल्थ की, और तीसरी आती है किसकी, हेल्थ एक्सपेंडिचर की। लोगों को तीनों चीज़ से प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर चाइल्ड अच्छा नहीं है तो आगे फ्यूचर कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, और चाइल्ड अच्छा तब होगा जब मम्मी अच्छी होगी। तो तीनों चीज़ को अच्छा करना है तो हमें तीनों चीज़ फोकस करना पड़ेगा। साथ ही अगर इन सबको अगर हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं तो उनके जो पैसा कम से कम खर्च होना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ पर अच्छा डिस्कशन किया। तो अब हम ओवरऑल जो भी हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ सेक्टर है, प्राइमरी हो गया चाहे कुछ भी हो गया, उस पर हम देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज इमर्ज होकर आ रहे हैं। सबसे पहला इशू मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट बहुत ही कम एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ के ऊपर। जैसे यहाँ पर देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 1.4% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ, ठीक है। वहीं अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज को देखोगे तो साउथ अफ्रीका जो है लगभग 4.2% एक्सपेंडिचर करता है, मतलब इट इज़ वेरी इंप्रेसिव फ्रॉम साउथ अफ्रीकन साइड, ठीक है। इसलिए आप देखोगे इनके यहाँ पर जो भी हेल्थ स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया हमारे यहाँ पर हेल्थ जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आपको बता दूँ कि जो कंप्लीट पॉपुलेशन है उसमें से 80% की पॉपुलेशन
प्राइवेट फैसिलिटीज़ को ऑप्ट करती है। सोचो, मतलब आप सोचो, अगर मान लो ऐसा मान लेते हैं इंडिया में सिर्फ 100 लोग रहते हैं, उसमें से 80 लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको 20 लोगों को बची खुची केयर प्रोवाइड करनी है पब्लिक हॉस्पिटल में, उसके बाद आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे यार। मतलब आप 20 लोगों को भी ढंग की केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। चलो लोग नहीं जा रहे हैं, आपकी फैसिलिटी खराब है, मतलब आपके यहाँ डॉक्टर भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बाद आप इतनी बेकार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। सोचो 80% लोग खुद की जेब से खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप 20% लोगों को भी खर्चा उठाने को तैयार नहीं हो। इस तरीके का बेकार हेल्थ एक्सपेंडिचर है हमारे यहाँ पर, ठीक है। कोई इंश्योरेंस भी नहीं है हमारे यहाँ पर। मैंने बताया कि सिर्फ 14% लोग रूरल एरिया में इंश्योरेंस लेते हैं, तो कितनी बेकार बात है, ठीक है। इसलिए उनका जैसे खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, वो तो भैया माशाल्लाह क्या बताया जाए। 1000 पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब अगर 1000 लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 0.5 बेड अवेलेबल है। मतलब एक बेड में 2 लोग को जगह दे सकती है सरकार। इस टाइप की धज्जियाँ उड़ा के रखी गई है, ठीक है। WHO ये बोलता है, WHO कोई डेटा लिखा है क्या? अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आई थिंक 1 बेड है 1000 पॉपुलेशन, जितना को ध्यान आ रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, मैंने यहाँ पर डेटा रखना भूल गया, बट कोई नहीं, बार चेक लेना। मेरे ख्याल से लेकिन 1 बेड 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है। 1 बेड है थी, 3 बेड है, बिकॉज 1 बेड नहीं हो, हाँ ठीक है। सो बट अगर आप चाइना में देखो तो 2.3 बेड्स अवेलेबल है फॉर 1000 पॉपुलेशन। ब्राज़ील में आप देखोगे 2.6 बेड है, और यूएस में 3.2 बेड है, ठीक है। यूएस में 3.2 बेड है, समझ में आया। हमारे यहाँ पर 0.5 है, मतलब अगर 2 लोग बीमार हो गए तो एक ही बेड में 2 लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। सामने साइड वाले को कोरोना है और यहाँ पर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, दोनों को एक साथ एडजस्ट कर दो, ये भी मरेगा ये भी मरेगा, है ना। वाह, ये हमारे का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ह्यूमन कैपिटल की, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। यही रीज़न था कि हमारे यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर ने सुसाइड भी कर लिया, बिकॉज उनका जो वर्क प्रेशर था बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, ठीक है। और जैसे कि गवर्नमेंट है, मतलब जो WHO है, वो बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 921 के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है, ठीक है। उसमें भी अगर आप देखोगे कि भाई इसमें सारे डॉक्टर इंक्लूडेड है, फॉर एग्जाम्पल होम्योपैथी वाले, यूनानी वाले, आयुर्वेदा वाले, ठीक है। इन सबको मिला के हमारे पास 921 होते हैं। अगर आप सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर की बात करोगे, मतलब जो जिसे आप फॉर्मल डॉक्टर कहते हैं, वो घट के 700 750 के आसपास आ जाते हैं। तो इन शॉर्ट आप देखो कितना बड़ा क्रंच है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर की कमी है, मतलब ह्यूमन कैपिटल नहीं है, हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास बहुत खर्चा कर रही है जो जनता है अपनी जेब से, इसके बाद भी आप बच्चे को 20% को भी हेल्थ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। ऊपर से आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, बिकॉज आप एक्सपेंडिचर ही नहीं करना चाहते हो। साथ ही साथ हमारे पास रीजनल डिस्पैरिटी है, मतलब अभी तो मतलब नाम के बस हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर्स आते ही नहीं हैं, लगातार कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस इज पुअरेस्ट पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअरेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब इश्यूज हैं हमारे जिसमें हेल्थ सेक्टर में। अब गवर्नमेंट ने इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पॉलिसी लेके आई है जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या बोलती है भाई? नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मेन मकसद है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ऑप्ट किया जाए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ऑप्ट किया जाए। तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया हम इस पर प्राइवेट सेक्टर की मदद लेंगे, प्राइवेट सेक्टर की मदद लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ये बोलना चाहती है कि हम आगे स्कूल, मतलब जो भी हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं खोलेंगे। उसकी जगह हम क्या करने वाले हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको बढ़ावा देंगे, जिससे वो लोग नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, और जितने लोग उस प्राइवेट फैसिलिटी को ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए वी आर लॉन्चिंग अ योजना विच इज़ कॉल्ड एज आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत, कौन सी योजना लॉन्च कर रहे हैं हम? आयुष्मान भारत को हम लॉन्च कर रहे हैं, एक सेकंड में, ठीक है। आयुष्मान भारत की योजना क्या बोलती है? देखो, आयुष्मान भारत की योजना ये बोलती है कि भाई SECC में जो लोग आते हैं, मतलब 10 करोड़ लोग हैं, उनको गवर्नमेंट सालाना 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेजेगी, ठीक है। 5 लाख रुपए अकाउंट में भेजेगी, ये पूरी फैमिली के लिए है, ठीक है, पूरी फैमिली के लिए है। और आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाके अगर आपको कोई भी डिजीज़ होता है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक हो या कोई भी पुराना कोई डिजीज़ हो, उसका आप इलाज करवा सकते हो, उसका आप इलाज करवा सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी, तो आप सोचोगे बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है ना, दैट इज़ नॉट एट ऑल रेगुलेटेड। मतलब जब आप देखो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग बेमतलब के टेस्ट करवाते हैं, पहली चीज़ आती है, विदाउट एनी रीज़न कुछ भी टेस्ट करवाते रहते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि घोस्ट बेनिफिशरीज, ठीक है। मतलब आयुष्मान भारत के अंदर बहुत सारे घोस्ट बेनिफिशरी है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरे घर के पास ऐसे कुछ लोग हैं जिनके घर में अच्छी टाइल्स है, मार्बल है, 2-2 घर है, उसके बाद भी दे आर पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई इन लोग को मिल कैसे जाता है,
ये आप बोल रहे हो मैं कंप्लेन क्यों नहीं कर रहा, है ना? भाई कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? गवर्नमेंट क्या कर रही है ना? सिंपल सोचने की बात है, भाई मेरे तो उनसे रिलेशन है और मेरे पास कुछ प्रूफ भी नहीं, उनके पास आयुष्मान भारत है कि नहीं है, मैं कहाँ कंप्लेन करूँगा? और पुलिस में जाने तो पुलिस तो लेगी नहीं। तो इन सब चीज़ों को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये इसका जो स्टेप है वो लोगों से तो आना चाहिए। मैं बोलता हूँ पीपल पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन आप पीपल को इंसेंटिवाइज भी करो। मैं अगर विसल ब्लोअर बनूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं, ठीक है? ऊपर से वो वहाँ वाले मुझे मारने पीटने आ जाएंगे, वो बात अलग है, वो बस वो गुंडे का खानदान है, वी कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने मेजर दो स्टेप लिए, एक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी कि भैया उसमें उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देंगे, और बाकी जो उनके टारगेट है कि भैया हम 6% ऑफ जीडीपी लगाएंगे, 2% ऑफ जीडीपी लगाएंगे और इतनी मोर्टेलिटी बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब टारगेट लिखे हुए। लेकिन जो मेन फंड है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये था, भैया हमें क्या करना है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है, और जो गरीब लोग हैं उनको हम साल के 5 लाख रुपए देंगे, वो लोग अपना इलाज करवाएंगे। और इसमें दूसरी बात ये बोली गई है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे, जिससे कि वो लोग थोड़े थोड़े प्रीमियम में अपनी जो भी बड़े डिजीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक और ये सब से अपने आप को निजात दिलवा सकें, ठीक है? और आयुष्मान भारत तो बता दी। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप कितना भी कर लो, गवर्नमेंट जानती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एलोपैथिक डॉक्टर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इज़ वेरी हैवी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आयुष मिनिस्ट्री को प्रमोट करना चालू किया, जिसमें वही आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, और होम्योपैथी सब चीज़ें। तो गवर्नमेंट इसको बहुत ही हैवी तरीके से प्रमोट कर रही है, डब्ल्यूएचओ के साथ भी इसमें कॉपरेट कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी मतलब डिसाइड कर रही है, और इसको एक नए लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज ये थोड़ी चीप भी होती है, तो गरीब लोग इसे अच्छे से अफोर्ड कर पाएंगे, और काफ़ी इफेक्टिव भी होती है, और ये हमारी खुद की एक ट्रेडिशन भी है, तो इसलिए भी गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहती है, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करते हैं, आयुष, ठीक है? तो इस तरीके से गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर जो भी क्रंचेस हैं हेल्थ सेक्टर में उसको डील करने की कोशिश कर रही है। तो अल्टीमेटली वी आर डन विद दिस लेक्चर। बस अब एक चीज़ बचती है हमारे पास, वो है क्या? वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके ऊपर एक अलग अलग से वीडियो बनेगी 1 से 2 घंटे की, उसको आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सो आज के लिए इतने ही रह देते हैं, दिस इज़ द एंड ऑफ आर सीरीज। सो इट टुक अराउंड मोर देन 100 लेक्चर्स, और बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी भाई, लेकिन अब रिजल्ट आपको देना है। मैंने अपना जो भी एफर्ट था अपनी तरह से सब चीज़ करने की कोशिश की, अब रिजल्ट आपकी बारी है। आपका रिजल्ट आएगा तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन करना है कि भाई आपसे इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है, कि भाई मेरे एफर्ट काम में आए हैं कि नहीं आए हैं, बिकॉज अगर नहीं आएंगे तो फिर टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वी विल मीट सम टाइम इन अनदर सीरीज। थैंक यू, नाइस फ्रेंड्स।